हेलो बच्चों, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देशी रियासतों के बारे में पढ़ा कि देशी रियासतें क्या थी और स्वतंत्र भारत में उनकी स्थिति क्या थी और उनका किन कारणों से भारत में विलय करना ज़रूरी हो गया। प्रमुख कारण हमने पढ़े थे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको विलय की प्रक्रिया का कार्यभार सौंपा गया था, उन्होंने यह कार्य किस प्रकार किया। सरदार पटेल ने भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रमुखता देते हुए रियासती विभाग का कार्यभार संभाला। उनके इस कार्य में उनको उनके सचिव वीपी मेनन और नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष महाराजा पटियाला ने भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया। पटेल ने विलय के कार्य को करने के लिए कूटनीतिक तरीकों और रणनीतिक तरीकों, दोनों ही तरीकों का प्रयोग किया। उन्होंने कूटनीतिपूर्ण ढंग से जो रियासत के राजा थे, उनकी भावनाओं को जागृत करके, उनको उनके हितों की ओर जागृत करके उनसे कहा कि आपके राज्य की हित के लिए ज़रूरी है और भारत की अखंडता के लिए ज़रूरी है कि आप भारतीय संघ में विलीन हो जाए। और साथ ही देशी रियासतों से ये कहा कि देशी राज्यों के 3 मामलों, विदेशी संबंध, सेना, संचार और यातायात के संदर्भ में वे भारतीय संघ में विलीन करने को स्वीकृति अपनी प्रदान करें। इस तरह से उन्होंने कुछ अपनी नियम देशी राज्यों के राजाओं के सामने रखे। साथ ही पटेल ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विलय के प्रस्तावों को देशी रियासतों के राजा स्वीकार नहीं करते हैं तो वहाँ जो जन आंदोलन हो रहे थे रियासतों के विरुद्ध, उसमें भारत सरकार कोई सहयोग नहीं करेगी। साथ ही 15 अगस्त 1947 के बाद विलय की शर्तें और अधिक कठोर हो जाएंगी। उन्होंने देशी राज्यों के जो राजा थे, उनके सामने विलय के कार्य को स्पष्ट करने के लिए 2 प्रकार के समझौता दस्तावेज़ तैयार किए, जिसमें पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस समझौते प्रस्ताव के अनुसार देशी रियासतों के राजाओं में के विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, यातायात, संचार का दायित्व भारतीय संघ के पास रहेगा और साथ ही राज प्रमुख का पद बना रहेगा। इसके बाद दूसरा एग्रीमेंट समझौता था, वो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में अंग्रेजी सरकार की स्थिति थी, अब स्वतंत्रता के बाद वही स्थिति भारत की संघीय सरकार की रहेगी और देशी राज्यों से ये कहा गया कि जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी सरकार को मान्यता प्रदान करी थी, उसी प्रकार वो संघीय व्यवस्था में भारतीय केंद्र सरकार की स्थिति को भी मान्यता प्रदान करें। सैद्धांतिक दृष्टि से बच्चों, देशी रियासतों का विलय जो था वो इन दस्तावेजों के द्वारा पूर्ण हो चुका था, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप देने का कार्य 1947 से 49 के मध्य पूर्ण हुआ। इस हेतु देशी रियासतों के राजाओं के सामने कुछ सुझाव रखे गए, कुछ सुविधाएं दी गई, जिसमें पहला था राजा और नरेशों को उनके राज्य की संपदा पर विशेष अधिकार दिए गए, प्रीविपर्स दिए गए, विशेषाधिकारों की समाप्ति नहीं की गई। दूसरा, राजाओं को राज्य के बदले भारी पेंशन देने का वादा किया गया, प्रावधान रखा गया। पेंशन हेतु 560 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। जैसे हैदराबाद के निजाम को 50 लाख रुपए वार्षिक और मैसूर को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया गया। नवगठित राज्य जिसमें देशी रियासतों का विलय हुआ था, वहाँ गवर्नर और राज प्रमुख का पद रियासत के बड़े शासक को देने का प्रावधान रखा गया। रियासतों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी देने और
पेंशन देने की गारंटी दी गई। रियासतों की सेना या तो समाप्त हो जाएगी या सैनिक और अधिकारियों को भारतीय सेना का अंग बना दिया जाएगा। राजाओं को भू संपत्तियों, महलों और अकूत संपत्ति जो उनके पास थी पहले से, उसका स्वामी बने रहने दिया गया। रियासतों की सामंती व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास किया ताकि भारत की आज़ादी को नई चुनौती नहीं मिल सके। इस प्रकार जब रियासतों का भारत में विलय हुआ तो भारत की भौगोलिक स्थितियों में भी परिवर्तन होता गया। कई रियासतों को मिलाकर नया क्षेत्र व कुछ का विलय समीपस्थ जो पड़ोसी प्रांत थे उनमें कर दिया गया। नवगठित प्रांतों में भू राजस्व की नई व्यवस्था कायम की गई। जो पहले अधिकतम राजस्व दरें थीं उनमें कमी की गई। राजप्रमुख का पद बनाया गया। इस प्रकार बच्चों, भारतीय संघ में रियासतों के विलय की प्रक्रिया 1947 से 49 तक जारी रही। 15 अगस्त 1947 तक मात्र 3 रियासतें थीं जिन्होंने भारत में विलय के पक्ष में हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाकी लगभग सभी रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया था। भारतीय संघ में रियासतों के विलय से वहाँ के निवासियों को लाभ मिला। जो वहाँ पे जन आंदोलन चल रहे थे, वहाँ के नागरिकों को अधिकारों की प्राप्ति हुई। नवोदित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना से प्रशासनिक, आर्थिक दृष्टि से लाभ हुए। सामंतवादी व्यवस्था का पूर्णतः अंत हुआ और आम जनता में प्रजातांत्रिक पद्धति की स्वीकार्यता विकसित हुई। इस प्रकार अपन देखें बच्चों तो सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से रियासतों का विलय भारत में किया ताकि भारत का एक संगठित भारत का निर्माण हो सके। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में विलय को आसानी से स्वीकार नहीं किया। ये 3 रियासतें थीं। पहली थी जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में है, कश्मीर और हैदराबाद रियासत। अब ये जो 3 रियासतें हैं तो बच्चों इसमें आप एग्ज़ाम में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी एक को लेकर कि जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ, या कश्मीर का या हैदराबाद का किस तरह से विलय हुआ। तो आपको इसकी विलय प्रक्रिया पूरी पढ़नी पड़ेगी और डिटेल में उसको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जूनागढ़ रियासत का विलय। जूनागढ़ वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ का जो नवाब था, राजा था, वो अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का समर्थक था। लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो बहुसंख्यक हिंदू थी, ज़्यादातर उसमें हिंदू थे जो भारत में विलय होना चाहते थे। इसके बावजूद नवाब ने 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय घोषित कर दिया। जैसे ही उसने ये घोषणा करी कि मैं जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय कर रहा हूँ तो वहाँ तो असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई जनता में और जन आंदोलन फैल गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पटेल ने जूनागढ़ की जनता को अपना समर्थन दिया। जन आंदोलन से घबराकर वहाँ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। बिगड़ी स्थिति को देखकर जो रियासत के दीवान थे शहनवाज़ भुट्टो ने भारत सरकार से ये मांग रखी कि भारत सरकार उस रियासत में हस्तक्षेप करे, स्थिति को संभाले। अतः भारतीय सेनाएं ने जूनागढ़ में प्रवेश किया और वहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पटेल चाहते थे कि सैन्य नियंत्रण के आधार पर वहाँ पर रियासत पर कब्जा न करके वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाए, लोगों की राय ली जाए। अतः फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह हुआ जो बिल्कुल भारत के पक्ष में रहा और इस प्रकार 1948 में जूनागढ़ रियासत भारत संघ का भाग बन गई। अब उसके बाद दूसरी प्रमुख रियासत थी कश्मीर रियासत। जूनागढ़ के विपरीत यदि हम देखें तो यहाँ का राजा, कश्मीर का राजा हिंदू था, हरि सिंह। लेकिन यहाँ की जो
75% जनसंख्या थी वो थी मुस्लिम थी। कश्मीर का राजा हरि सिंह भारत व पाकिस्तान किसी में भी विलय न करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहता था, तो इसलिए उसने भारत में विलय करने से मना कर दिया भारत सरकार को। इसी दौरान कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु वहाँ पे एक जन संघर्ष चल रहा था, जिसके नेतृत्व शेख अब्दुल्ला कर रहे थे, जो चाहते थे कि कश्मीर को भारत का अंग बना लिया जाए, लेकिन वो उस समय जेल में थे। अंग्रेज़ों ने इस समय बच्चों देखो भारत को स्वतंत्र तो कर दिया था, लेकिन लगातार वह भारतीय मामलों में क्या कर रही थी, हस्तक्षेप कर रही थी, ताकि भारत की स्थिति को कमज़ोर रखा जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, ने अपनी कूटनीति से कश्मीर के शासक को जनमत संग्रह हेतु तैयार करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ की जो 75% जनसंख्या है मुस्लिम, वो पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत देगी। अतः उन्होंने ऐसे प्रयास करने चालू किए। कश्मीर मसले पर अवरोधों को दूर करने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया और सितंबर 1947 में गांधी जी कश्मीर गए और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल से मुक्त कराकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और राजा के मध्य समझौते करने का एक प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ों और पाकिस्तान ने उनके इन कार्य को सफल नहीं होने दिया। इसी बीच क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना की शह पर पठानी कबालियों ने कश्मीर में घुसपैठ करके उत्तर पश्चिमी प्रांत की ओर से हमला कर दिया। पठानी कबालियों और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ना शुरू किया। तो इससे घबराकर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो थे वो कश्मीर छोड़कर चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना करने का प्रयास किया। इसी बीच कश्मीर शासक हरि सिंह ने भारत में विलय के शर्त को स्वीकार कर लिया और भारत सरकार से मांग करी कि वो वहाँ पे सैनिक हस्तक्षेप करे। पहले तो ये बोला कि मैं स्वतंत्र रखूँगा, लेकिन जब स्थिति बिगड़ी ही तो उसने भारत सरकार से सैनिक हस्तक्षेप की मांग की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेनाओं ने प्रवेश करके आक्रमणकारियों को खदेड़ा, लेकिन फिर भी जो कुछ पाकिस्तान की सेना थी और पठान कबाली सेना थी, उसने कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ पर उत्तरदायी शासन सरकार की स्थापना कर ली। अब 31 दिसंबर 1947 को कश्मीर की जो समस्या थी वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत की गई, जो भारत सरकार की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि उस समय क्या था कि सुरक्षा परिषद जो थी उसमें अमेरिका और इंग्लैंड का वर्चस्व था, और ये दोनों देश चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान में मतभेद बड़ा रहे, मतलब कम ना हो, बड़ा रहे। अतः धीरे धीरे यह मसला कश्मीर रियासत का मसला ना होकर भारत और पाकिस्तान के विवाद के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुए। बाद में 1948 बाद में क्या हुआ, युद्ध विराम भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी वर्तमान समय तक भी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को शरण देकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार बच्चों यदि हम देखें तो कश्मीर रियासत का भारत में विलय तो हो गया, लेकिन अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में कश्मीर का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो इस प्रकार की स्थिति में कश्मीर का भारत में विलय हुआ। तीसरा राज्य है, रियासत है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो मुसलमान था तथा वो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में सुरक्षित न रखना चाहता था। ना तो वो भारत में मिलना चाहता था और ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था। साथ ही वो क्या था, अंग्रेज़ों की शह पर इंग्लैंड से सीधे संबंध रखना चाहता था ताकि उसके राज्य की स्थिति मजबूत हो सके। अतः उसने सैन्य विस्तार प्रारंभ कर दिया
और इसी उसमें उसको पाकिस्तान का भी समर्थन प्राप्त हो गया। इस दौरान अंग्रेज कूटनीतिक भूमिका निभा रहे थे ताकि स्वतंत्र भारत में वह एक ऐसा केंद्र स्थापित कर सकें जहां पर अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति को वापस से स्थापित कर सकें। जब भारत सरकार ने निजाम की इस स्थिति को देखा कि वह सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, अंग्रेज़ों का समर्थन ले रहा है, पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है, तो अक्टूबर 1947 में निजाम से एक समझौता किया भारत सरकार ने। एक यथास्थिति समझौता हुआ जिसमें निजाम ने कहा गया कि 1 वर्ष तक ना तो अपनी सेना में वृद्धि करेगा और ना ही कोई बाहरी सहायता लेगा। लेकिन निजाम ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और अपनी सैन्य शक्ति वो बढ़ाता रहा। 1948 में पाकिस्तान से जहाज़ों द्वारा हथियार भेजे गए। अंग्रेज़ों ने भी इस समय अपनी कूटनीति प्रारंभ रखी और जो निजाम था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर विवाद का लाभ लेकर अपनी सैन्य शक्ति धीरे धीरे विस्तृत करता रहा। इसी दौरान क्या हुआ कि हैदराबाद का जो तेलंगाना क्षेत्र है वहाँ पर सशक्त किसान आंदोलन चल रहा था, जिसके नेतृत्वकर्ता भारत का ही साम्यवादी दल थे। हैदराबाद में प्रशासन और सामंतों की नीतियों से किसानों में असंतोष था, भारी असंतोष था, जिसके कारण उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। इसी दौरान हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने निजाम के विरुद्ध शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वहाँ पर स्थिति बिगड़ने लगी। रियासत के अत्याचारों से दुखी होकर प्रशासन और सामंतों ने जो रजाकारों का गठन किया था उनके विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध जनता ने हथियार उठा लिए। एक तरह से हैदराबाद रियासत में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। जमींदारों पर हमले शुरू हो गए, उनसे ज़बरदस्ती उनकी भूमि छीनकर भूमिहीन किसानों में बांटी गई। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने हैदराबाद में सैन्य हस्तक्षेप करने का निश्चय किया ताकि स्थिति न बिगड़े ज़्यादा। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 5 दिन के अभियान के बाद हैदराबाद पर भारतीय सेना का अधिकार हो गया। और इन्हीं परिस्थितियों में दिसंबर 1948 में हैदराबाद का जो निजाम था वो भारत में विलय के लिए तैयार हो गया और उसने हस्ताक्षर कर दिए। जब उसने हस्ताक्षर किए तो भारत की सरकार ने भी उसके साथ उदारता दिखाई। उदारता दिखाते हुए उसको राज प्रमुख का पद दिया गया। 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया गया। उसको इस बात का आश्वासन दिया गया कि वह विशाल संपत्ति अपने पास रख सकता है। इस तरह से इस संपूर्ण कार्यवाहियों के बाद 1949 तक रियासतों के विलय का कार्य पूर्ण हुआ और एक सशक्त भारत का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे बच्चों कि क्या परिणाम रहे देशी रियासतों के विलय के, क्या परिणाम रहे। 1947 से 49 तक देशी रियासतों का विलय एक अहिंसक क्रांति के द्वारा संभव किया गया। पटेल ने यह पूरा प्रयास किया कि बिना किसी हिंसा के यह कार्य संभव हो सके। हालांकि हैदराबाद और कश्मीर में कुछ दबावपूर्ण नीतियों को अपनाया गया कि जो कि ज़रूरी था तत्कालीन परिस्थितियों में। तो इसके क्या परिणाम रहे? पहला है प्रादेशिक अखंडता की स्थापना हुई। दूसरा, रियासती शासक जिनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध थी वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गए, उनको भारत का हिस्सा बना लिया गया। राजाओं की निरंकुशता और फिजूल खर्ची का पूर्णतः अंत हुआ। जनता को प्रजातांत्रिक और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। रियासतों के पिछड़ोपन का अंत हुआ और भारतीय संघ में मिल जाने से इन क्षेत्रों का भी पूर्णतः अच्छे से विकास हुआ। जन आंदोलन की सफलता ने प्रजातांत्रिक नेतृत्व कायम किया। अंग्रेज़ों की कुटिल नीतियों का पूर्णतः अंत हुआ और अखंड और शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। धन्यवाद।